हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। आई होप आप घर पे अच्छे से होंगे। तो बच्चे हमारा चैप्टर चल रहा है 5, दैट इज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो हम एक्सरसाइज 5.3 पे हैं। इससे पहले हमने इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 to 10 वो कंप्लीट कर लिए। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 11 से शुरुआत करते हैं। तो देखते हैं भाई इस लेक्चर में हम कितने क्वेश्चन कंप्लीट कर पाएंगे। तो ध्यान से समझें, अभी आने वाले क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट हैं। कुछ स्टेटमेंट्स हम आएंगे, सिचुएशनल प्रॉब्लम आएंगी जिसे एपी हमें बनाना होता है। काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन 11 क्या कह रहा है। इफ द सम ऑफ द फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन एपी इज दिस, तो सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म इज गिवन। तो जल्दी से हम लिख लेंगे। और एक और बता दें यार, ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है ना, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जैसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ही है जिसमें एन वेरिएबल है। तो कोई भी जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है वो किसी एपी का सम ही होता है हमेशा। तो इट इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो ये किसी एपी का सम ही है। तो वैसे उसने बोला भी हुआ यहाँ। व्हाट इज द फर्स्ट टर्म, एक तो फर्स्ट टर्म निकालनी है, दैट इज S1 भी बोल सकते हो उसको। व्हाट इज द सम ऑफ द फर्स्ट टू टर्म्स, सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म फाइंड करेंगे, ठीक है जी। व्हाट इज द सेकंड टर्म, ओके। सिमिलरली फाइंड द थर्ड टर्म, ओके। 10th टर्म, ओके। nth टर्म, ओके। अरे बहुत सारी चीजें बोल रहे हैं, ठीक है निकालते। हमें जो गिवन है वो तो सिर्फ यही गिवन है, 4n माइनस एन स्क्वायर, इसी से सारी चीजें चलेंगी। अब मैं आपको इसमें एक देखो दो तरीके से मैं इसको करवाता हूं। नंबर वन कि यार जो nth टर्म का फॉर्मूला है ना वो इसी से बनाया जा सकता है, Sn से। nth टर्म का जो फॉर्मूला है, जहां nth टर्म को फाइंड करना है तो वो इसी से बनाया जा सकता है। जैसे Sn का ये कोई फॉर्मूला ही दे दिया हमें या कोई सम दे दिया हमें, तो ऐसे ही nth टर्म को Sn से ढूंढा जा सकता है। सर वो कैसे? ऐसा करें an को आप ऐसे लिख सकते हो ना सर जी, Sn में से Sn-1 माइनस कर दो। सर ये क्या लिख दिया? सुनो ध्यान से सुनो, आपके पास कुछ टर्म्स हैं, हम एग्जांपल लेते हैं। आपके पास 7 टर्म्स हैं, आप उनको प्लस कर रहे हो, 7 टर्म्स हैं टोटल। ध्यान, तो सम ऑफ 7 टर्म्स, अगर उसमें से आप सम ऑफ 6 टर्म माइनस कर दो, 7 टर्म्स के सम में से फर्स्ट 6 टर्म का सम अगर माइनस कर दो तो पीछे क्या बचेगा? अरे भाई लास्ट टर्म बचेगी ना, जिसे आप 7th टर्म बोलोगे। ठीक है, मैं यहां लिख भी देता हूं कि मैं क्या बोल रहा हूं, कि अगर आपको 7th टर्म चाहिए, 7th टर्म, तो आप उसको ऐसे भी तो लिख सकते हो, सर जी 7 टर्म का जो सम है उसमें से 6 टर्म का आप सम माइनस कर दो, तो भाई 7th टर्म ही तो मिलेगी आपको। ओके डियर, तो इसी तरह से ये जो Sn आपको दे रखा है, इसकी हेल्प से आप nth टर्म डायरेक्ट को फाइंड कर सकते हो ये फॉर्मूला लगा के। ओके डियर, ये इसकी कॉमन एग्जांपल है, ये इन जनरल है एंड में। एक तरीका तो ये है कि nth आ जाएगा, फिर a d सब कुछ निकल जाता है। दूसरा, इसमें ऐसा नहीं लगाएंगे, n का वैल्यू डालेंगे 1, S1 आ जाएगा, फिर 2 डालेंगे, S2 आ जाएगा, वहां से फिर d निकालेंगे। तो दोनों तरीके से मैं क्वेश्चन आपको करवाऊंगा। तो पहले तो मैं पर्सनल एडवाइस करूं तो ये वाली टेक्निक आप लगा सकते हो। हाँ थोड़ी सी कैलकुलेशन रहती है। देखो Sn हमें दे रखा है, व्हाट इज दैट, 4n माइनस एन स्क्वायर, इसकी जगह लिख दिया। अब Sn की जगह क्या लिखना है यार, ये जो दे रखा है ना Sn का जो भी क्वाड्रेटिक है, इसमें n की जगह n-1 लिखना है। देखो n की जगह मैं n-1 लिख रहा हूँ, n की जगह n-1 लिख रहा हूँ, दैट्स ऑल, कुछ नहीं किया। n की जगह n-1 लिखना है, जो कि लिख दिया। अब इसको थोड़ा सा कैलकुलेशन कर दो। चलिए अब इसका ब्रैकेट ओपन करते हैं, पहले इसको सिंप्लीफाई। 4n माइनस 4, इसका ब्रैकेट ओपन कर लो सर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है, आइडेंटिटी लगा दिया और सिंप्लीफिकेशन चलने दो। ये अच्छा लगे ठीक है, नहीं तो जो दूसरा मैं बताऊंगा उससे आप कर सकते हैं। तो ये आ गया आपका माइनस एन स्क्वायर माइनस 1 एंड प्लस 2n, इसको और सिंप्लीफाई करो, ब्रैकेट ओपन कर दो। 4n माइनस एन स्क्वायर, इसका बैठेगा यहाँ पे 4n और ये 2n, ठीक है, ये 6n आएगा, इसको ऐसे लिख दो, ठीक है। उसके बाद ये -4 और -1, ठीक है, ये हो गया -5, बाहर से माइनस आया, +5 हो गया। ये माइनस एन स्क्वायर, बाहर माइनस है सर जी, ये प्लस एन स्क्वायर हो गया। ओके डियर, देखो एन स्क्वायर और एन स्क्वायर कैंसिल हो गया। ये होना ही था, क्योंकि आपको बताया गया, मैंने समझाया कि किसी भी एपी की जो nth टर्म होती है वो लीनियर पॉलिनोमियल होती है। कोई भी लीनियर पॉलिनोमियल है वो किसी एपी की nth टर्म ही होती है, ठीक है। तो यहां पर एन स्क्वायर ने तो कैंसिल होना ही था, तो बाकी सिंप्लीफाई कर लो। सर यहां पे तो एक तो 5 बच रहा है, और सर दूसरा यहां पे 4n में से 6n, सर एक 2n बच रहा है, दैट्स ऑल। तो अगर आप ये nth टर्म को फाइंड कर लें तो सारे मसले आपके सॉल्व हो जाएंगे, फर्स्ट टर्म भी आ जाएगी, एवरीथिंग यू कैन फाइंड। अब देखो जैसे हमें फर्स्ट टर्म फाइंड करनी है तो आप इसमें 1 डाल दो, तो जैसे 1 डाला तो आपके पास a1 आ जाएगा, दैट इज द फर्स्ट टर्म।
तो यहाँ पे हमने 2 पुट कर दिया, 1 पुट कर दिया, 5 में से 2 हमारा आ गया 3, दैट्स ऑल। दिस इज द फर्स्ट टर्म। ओके, और क्या पूछा है फर्स्ट टर्म, व्हाट इज द सम ऑफ द फर्स्ट 2 टर्म्स। तो सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म पूछ रहा है, तो आप ऐसा करो यार सेकंड टर्म भी निकाल दो, इसको प्लस कर दो, तो सेकंड टर्म हम ऐसे ही निकाल लेंगे, ठीक है। 2 2 ज़ा 4, सर जी 1 आ गया। अब सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म यानी S2 वो तो निकाल ही लिया, इन दोनों को बस प्लस कर दो, सर जी 4 आ गया। फॉर्मूला लगा के भी कर सकते हैं, उसमें डी चाहिए डी भी निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो सम भी आ गया। उसके बाद व्हाट इज द सेकंड टर्म, सेकंड टर्म पहले निकाल दी मैंने A2। सिमिलरली द थर्ड टर्म भी यू कैन फाइंड, ठीक है। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर थर्ड टर्म, तो थर्ड टर्म का होता है A + 2D। अब यहां पर D मिसिंग लग रहा है आपको, तो D कैसे निकालेंगे, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करो, है ना। यहां लिख देता हूं, D को यू कैन फाइंड सर सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करेंगे, सर सेकंड टर्म 1 है और इसका 3 है तो -2, तो यहां वैल्यू डालो थर्ड टर्म के फॉर्मूले में, ये भी आ जाएगा। 10th टर्म का फॉर्मूला हमें आता है, 10th टर्म का फॉर्मूला लगा सकते हैं। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर 10th टर्म, सर A + 9D। A भी मैंने निकाल के दे दिया आपको, D भी निकाल के दे दिया। फिर nth टर्म तो यार पहले निकाल दी हमने, ये nth टर्म ये जो निकाली हमने ली नहीं, दिस इज द nth टर्म। तो एक तो तरीका ये है, इसको ऐसे कर लो। दूसरा ऐसा करो कि यार ये n के चक्कर में मत पड़ो, आप 1 2 3 ऐसे पुट करके डायरेक्ट भी निकाल सकते हो। तो 4n - n², 4n - n², ये आपको Sn दे रखा है। अब ऐसा करो यार, इसमें पहले 1 पुट करो 1 पुट, क्या आएगा S1। जो S1 होता है ना, इसका मतलब होता है सम ऑफ फर्स्ट 1 टर्म, तो इसका मतलब फर्स्ट टर्म ही होता है, यानी एक ही बात कर रहा है वो। इसमें आपने 1 पुट कर दिया, ठीक है, 1 पुट कर दिया, तो इट इज 4 - 1 दैट इज 3। तो फर्स्ट टर्म आपकी कितनी, 3 आ गई। देखो पीछे हमने कितनी निकाली थी फर्स्ट टर्म, देखो 3। तो ऐसा भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इसमें n के चक्कर में हम नहीं पड़ेंगे, ऐसे निकाल लेंगे। अब दूसरा, अब इसमें n में 2 डाल दो, ठीक है, इसमें 2 पुट कर दो, तो यहाँ पे S2 आ जाएगा। व्हाट इज S2, सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स, सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स। तो यार यहाँ पे 2 पुट कर लो आप। अब जो वाला ऑप्शन आपको बेटर लगता है वो रख लो। तो सम ऑफ 2 टर्म्स आ गया 4, जो उसने पूछा हुआ था, तो हमने भी 4 ही निकाला था पीछे, सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स। अब ऐसा करो D निकालो, D। अब कॉमन डिफरेंस कैसे निकालोगे, देखो ये जो S2 निकाला आपने 4, अब S2 का क्या मतलब होता है, सम ऑफ 2 टर्म्स, तो एक टर्म आप A रखेंगे, तो दूसरी टर्म क्या होती है स्टैंडर्ड फॉर्म में A + D। तो सम ऑफ 2 टर्म्स को ऐसे लिखेंगे ना, फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म का प्लस कर रहे हैं, इक्वल टू 4। A आपने निकाल रखा है 3, तो भाई एक ही जगह यहाँ पे 3 डाल दी, देखो D आ गया। तो D इज व्हाट, सर जी 4 3, यहाँ पे 6 आ गया, सर D इज -2, दैट्स ऑल। आते समझ, D आ गया, A भी आ गया, ठीक है। अभी जो मर्जी निकालते रहो। अब nth टर्म उसने पूछी थी, nth टर्म क्या है, A + n - 1D। व्हाट इज A, सर A तो हमने निकाला है 3, nth टर्म है तो इसको n ही रखना है, D सर -2, इसको सिंप्लीफाई कर लो, सर ये आ गया -2n + 2, तो कुल मिलाकर ये बैठ गया सर 5 - 2n, तो यही तो निकाला था। तो एक ऑप्शन ये भी है, बहुत से बच्चे ऐसे ही करते हैं जैसे ये मैंने किया है, बाकी आपकी चॉइस है, क्योंकि कई बार कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो इस तरह से भी हम nth टर्म का फॉर्मूला बना सकते हैं, राइट। आई होप इट इज क्लियर। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 11। नाउ द क्वेश्चन नंबर 12, वेरी सिंपल। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 टर्म्स पॉजिटिव इंटीजर्स, सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर डिविजिबल बाय 7। तो भैया जो लिखा हुआ है पहले से एक सीक्वेंस बनानी पड़ेगी, फिर देखना है वो AP है या नहीं है, AP ही होती है मोस्टली। द सम ऑफ द फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर डिविजिबल बाय 6। तो भैया पॉजिटिव इंटीजर आपके 1 से स्टार्ट कर लो, 1 2 3 4 5 ऐसे चलते जाओ, लेकिन उठाना वही जो 6 से डिवाइड हो जाते हैं। तो 1 तो होता नहीं, 2 नहीं होता, 3 नहीं होता, 4 नहीं होता, 5 नहीं होता, 6 से डिवाइड हो जाता है। तो आप ऐसा लिख सकते हैं कि सीक्वेंस जो हमारी बनेगी वो ऐसे बनेगी, पहला 6 आएगा, फिर 6 का टेबल चला दो, फिर 12 आ जाएगा, फिर 12 के बाद 18 आ जाएगा, एंड सो ऑन। कितने लेने हैं, 40। ज़रूरत नहीं है लास्ट वाले को लिखने की, बस ऐसे सीक्वेंस बना ली तो आप लिख सकते हैं यार इट इज़ एन AP, जिसमें आपका कॉमन डिफरेंस चल रहा है 6 का, है ना, 12 - 6 इज 6, और फर्स्ट टर्म भी आपकी 6 ही आ रही है। तो हमें निकालना है सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर, यानी हमें S40 फाइंड करना है। तो क्या फॉर्मूला पहले इन जनरल लिख लूँ मैं, n/2 2a + n - 1 × D। सर n कितना है, 40 टर्म्स का सम करना है। सर फर्स्ट टर्म आपकी a है, और सर ये 40 - 1, कॉमन डिफरेंस सर हमने 6 निकाला, दैट्स ऑल। क्या बच्चे इसको कैलकुलेट कर लोगे, बिल्कुल कर लेना यार, ये आएगा आपका 39 और × 6।
पूरा कैलकुलेशन करो सम ऑफ मेन यार इसमें यार ये सीक्वेंस आपको जो बनाना है ना बस ये देख सुन के बनाना, इसमें गलती नहीं लगनी चाहिए। ए डी तो आराम से निकल जाएगा, जिसका डिविजिबल दिखाया होता है वही होता है उसका डी। क्वेश्चन नंबर 13 भी सेम ही है लगभग। फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8। तो इसमें 8 के मल्टीपल आपको उठाने हैं, फर्स्ट 15 का सम निकाल देना है। तो पहला नंबर 8 आ जाएगा आपका, दूसरा नंबर आपका 16 आ जाएगा, ठीक है। 8 का टेबल चलने दो, फिर आपका 24 आ गया। तो ये 8 के मल्टीपल चल रहे हैं। तो भाई साहब मेरे को बताओ सम ऑफ फर्स्ट 15, ठीक है। क्या फॉर्मूला सर? 15/2 2a प्लस 15 - 1 इंटू डी। तो ए और डी तो निकाल ही लेंगे ना, कोई दिक्कत है उसमें? नो। ए आपका 8 आ गया, 15 - 1 4, डी आपका फिर से 8 ही आ रहा है। तो इसको कैलकुलेट कर लेना, दैट्स ऑल। काफ़ी सिंपल है ये। क्वेश्चन नंबर 14 ये भी लगभग ऐसा ही है। फाइंड द सम ऑफ ऑड नंबर्स बिटवीन 0 एंड 40, 0 और 50 सॉरी, बिटवीन 0 एंड 50, 0 50 के बीच में जो ऑड नंबर है उनका सम निकालो। अरे भाई अरे भाई अरे भाई, हमारे जो रिक्वायर्ड नंबर हैं उनकी सीक्वेंस क्या बन रही है? पहला तो 1 आ जाएगा ऑड नंबर लेने, फिर आपका 3 आ जाएगा, फिर आपका 5 आ जाएगा, फिर आपका 7 आ जाएगा एंड सो ऑन, और लास्ट आपका क्या होगा? 49। इसको देख भी सकते हो, ठीक है ना। पीछे अगर आप मल्टीपल ऑफ 8 नहीं लिखना एंड वाला तो कोई दिक्कत नहीं, इसमें तो पता चल रहा है यार 40 के पीछे वाला जो ऑड होगा वो 49 होगा। तो मैंने ऑड नंबर लिख लिए सारे, तो लास्ट टाइम तो हमें यहाँ पिक्चर क्लियर हो रही है। तो अब इसमें एक दिक्कत है कि ये नहीं पता यार ये नंबर कितने हैं, है ना, नंबर कितने हैं। वैसे तो आपको पता चल ही रहा है यार 0 और 50 के बीच में ऑड नंबर कितने होंगे, लेकिन इन क्वेश्चंस में देखो जो अभी पीछे किए, यहाँ उसने मेंशन था 15 का सम, इससे पीछे देखो 40 का सम, तो यहाँ पर ऐसा मेंशन नहीं है, काफ़ी छोटा है ये। तो डायरेक्ट भी आप बता सकते हो सर इतने नंबर आ रहे हैं इसमें, लेकिन आप उसको निकाल के दिखाओ कैसे। ये जो लास्ट टर्म होती है ना, पहले लिख दो यार ये AP है, पहले लिख दो ये AP है, जिसमें फर्स्ट टर्म आपकी 1 है और कॉमन डिफरेंस चल रहा है 2 का। और जो लास्ट टर्म है, कितने क्वेश्चन हमने पीछे भी किए, ये जो लास्ट टर्म है पता नहीं ये कौन से नंबर पर है, यू डोंट नो ये कौन से नंबर पर है, इसको nth टर्म मान लो, ठीक है। n निकालने का ये मैंने आपको बता रखी टेक्निक। तो इसका फॉर्मूला लगा के यहाँ से आप d निकाल सकते हो, n निकाल सकते हो। व्हाट इज a? 1, n पता नहीं सर, d आपका 2 आ गया 49, करो उसको सिंप्लीफाई। सर n - 1 2, 49 में से 1 चला जाएगा सर 48, सर n - 1 इज़ 48 डिवाइड बाई 2, सर 24 आ गया, ठीक है। तो n कितना आ गया सर? 24 + 1 इक्वल टू 25। तो मैं कह रहा था कि आपको डायरेक्ट भी पता चल रहा है, इतना छोटा क्वेश्चन है, क्योंकि 0 से 50 तक अगर काउंटिंग करोगे तो 51 नंबर बनते हैं 0 को इंक्लूड करते हुए, ठीक है। उसमें से ऑड उठाने हैं तो सारे इवन निकाल दो, 26 इवन होंगे तो 25 उसमें ऑड होंगी। ऐसा डायरेक्ट भी हम सोच सकते हैं, बट ऐसा आपने करना नहीं है, आपको पूरा कैलकुलेट करके उसको दिखाना पड़ेगा। तो टोटल नंबर ऑफ जो ऑड नंबर हैं 0 और 50 के बीच में 25, बस इनका सम निकाल दो। इसमें छोटा वाला फॉर्मूला चलाना, कौन सा सर? n/2 फर्स्ट टर्म एंड द लास्ट टर्म, क्योंकि फर्स्ट टर्म पता है ना हमने, लास्ट टर्म पता है ना हमने। तो 25 का आ गया 25 डिवाइड बाई 2, द फर्स्ट टर्म क्या थी? ऑड नंबर में 1, और लास्ट टर्म क्या थी? 49, दैट्स ऑल। इसको कैलकुलेट करो, यू विल गेट योर आंसर। तो भाई साहब ये आपके पास बन गया 50। तो यू नो 25 मल्टीप्लाई कितना होता है, ये आप लिख लेना, ठीक है ना, 625 यू कैन राइट। अब आगे स्टेटमेंट सम। भाई देखो ये स्टेटमेंट सम बड़े इंटरेस्टिंग, बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, बहुत ज़्यादा इजी होते हैं, ठीक है ना। एग्जाम में ये क्वेश्चन आते हैं, तो इसलिए इन सभी क्वेश्चंस को 15 ऑनवर्ड्स अच्छे से परफेक्ट कर लेना। बीच में कन्फ्यूजन होती है, कन्फ्यूजन कोई नहीं, स्टेटमेंट अच्छे से पढ़ना है, जो लिखा हुआ है बिल्कुल एकदम अच्छे से पढ़ना है, और सोचना है यार हमें यहाँ सम निकालना या कोई टर्म निकालनी, बस ये सोचना है इन क्वेश्चंस में। देखो, अ कॉन्ट्रैक्ट ऑन कंस्ट्रक्शन जॉब स्पेसिफाई अ पेनल्टी फॉर डिले ऑफ कंप्लीशन बियॉन्ड अ सर्टेन डेट एज फॉलोज। कह रहे हैं कि कोई कंस्ट्रक्शन जॉब है, उसमें अगर डिले हुआ, काम में अगर डिले हुआ, एक पर्टिकुलर उसने ड्यूरेशन दे दिया कि इतने टाइम में काम खत्म करना है, अगर डिले हुआ तो पेनल्टी लगेगी भाई। अब पेनल्टी का क्या है? कह रहा है ₹100 फॉर द फर्स्ट डे, एक दिन अगर डिले हुआ तो 200 रुपीज़ उसको देने पड़ेंगे, एंड ₹250 फॉर द सेकंड डे, फिर सेकंड डे में उसके 250 बन जाएंगे, यानी 50 रुपये बढ़ गए नेक्स्ट डे के। 300 फॉर द थर्ड डे, अगर 3 दिन डिले हुआ तो 300 देना पड़ेगा, यानी 50 और बढ़ गए उसके नेक्स्ट डे के लिए। द पेनल्टी फॉर ईच सक्सीडिंग डे बीइंग ₹50, वो तो पता चल रहा है कि 50 रुपये एक्स्ट्रा लग रहे हैं उसके हर दिन के डिले के। हाउ मच मनी ऑफ द कंट्रैक्टर हैज़ टू पे एज द पेनल्टी इफ ही हैज़ डिले द वर्क फॉर 30 डेज। 30 डेज के लिए अगर वो वर्क को डिले कर देगा तो उसको कितने पैसे देने पड़ेंगे? देखो, पहले दिन उसको 200 देना पड़ा अमाउंट, दूसरे दिन उसको 250 देना पड़ेगा, यानी 50 और ऐड हो गए।
तो ऐसे कर करके 30वें दिन जाके उसने टोटल अमाउंट कितना बनेगा एज ए पेनल्टी। अब यहां ये सोचो कि आपको nth टर्म निकालनी कि सम निकालना है, ठीक है। तो यहां पर आपको सम निकालना है क्योंकि आपने उस अमाउंट को ऐड करना है बार बार, 30 डेज के अमाउंट को, पहले दिन का दूसरे दिन का सम निकालना है, ठीक है। बस ये समझना है, टर्म मत निकालना। चलिए अब देखो इसको आप ऐसे समझें कि आप ऐसा लिखो इसको, सर पेनल्टी फॉर फर्स्ट डे, ठीक है, ऐसा बनाओ स्टेटमेंट, पेनल्टी फॉर फर्स्ट डे, कि जो फर्स्ट डे की पेनल्टी होगी वो कितनी होगी 200, कि सिर्फ अगर उसका एक ही दिन का काम डिले हुआ तो उसको 200 देने पड़ेंगे। फिर आप ऐसा लिखते जाएं कि पेनल्टी फॉर द सेकंड डे, कि सेकंड डे की उसकी पेनल्टी बैठेगी ₹250, 50 रुपये एक दिन के बढ़ जाएंगे। फिर थर्ड डे की उसकी जो पेनल्टी रहेगी, थर्ड डे की जो उसकी पेनल्टी रहेगी वो बन जाएगी 300। क्या हो रहा है, एक सीक्वेंस चल रही है। 30 डे में कितनी पेनल्टी होगी वी डोंट नो, उसके लिए nth टर्म निकालनी पड़ेगी। अगर 30th डे 30वें दिन ऐसा सोचोगे कि कितनी पेनल्टी उसकी बन गई तो वो आपको nth टर्म निकालनी पड़ेगी। लेकिन यहाँ उसने बोला कि टोटल अमाउंट कितना देना पड़ेगा, तो वो टोटल अमाउंट यू कैन फाइंड बाय अप्लाइंग द फॉर्मूला। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि यार ये जो 200, 250, 300 ये चल रहा है इज एन एपी, ये एक एपी चल रही है, इज एन एपी जिसकी फर्स्ट टर्म 200 है और इसका कॉमन डिफरेंस 50 का चल रहा है। तब आपको 30 टर्म का सम निकालना है और कुछ नहीं करना है, 30 टर्म का सम निकालना है, ठीक है। तो ऐसे 30 यू हैव टू फाइंड, जिसका इन जनरल पहले मैं फॉर्मूला लिख दूं, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। वट इज n सर 30, वट इज a, फर्स्ट टर्म कितनी थी सर 200, सर n कितना है 30 -1, कॉमन डिफरेंस कितना है 50। बस इसको कैलकुलेट करो तो कितना टोटल अमाउंट उसको देना पड़ेगा ये आपको पता चल जाएगा। आई होप इसके आगे आप कैलकुलेशन कर सकते हैं, बड़ी ही सिंपल इजी कैलकुलेशन है, प्लीज़ इसको कर लेना, ठीक है। बस यही आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 16, वेरी इंटरेस्टिंग। सम ऑफ ₹700 इज टू बी यूज टू गिव 7 कैश प्राइजेस टू द स्टूडेंट्स फॉर द स्कूल फॉर देयर ओवरऑल अकेडमिक परफॉर्मेंस। भाई आपने अकेडमिक परफॉर्मेंस में बहुत बढ़िया किया तो आपको प्राइज मिलेगा, 7 कैश प्राइजेस आपको मिलेंगे, ₹700 आपको डिस्ट्रीब्यूट करना होगी, ठीक है। इफ द ईच प्राइज इज ₹20 लेस देन इट्स प्रीसीडिंग प्राइज, कहने का मतलब कि जो फर्स्ट प्राइज है उसका एक पर्टिकुलर अमाउंट है, उसमें जो सेकंड प्राइज है, सेकंड प्राइज ₹20 कम है फर्स्ट से, फिर जो थर्ड प्राइज है वो सेकंड से ₹20 कम है, तो बन गई ना एपी। फर्स्ट प्राइस कितना है वी डोंट नो, बस वो आपको यहाँ पे लेट करना होगा। तो उसने वही पूछा है फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच प्राइजेस। तो 7 प्राइजेस है तो आप ऐसा करें कि सर लेट अमाउंट फॉर फर्स्ट प्राइज, कि फर्स्ट प्राइज का जो अमाउंट है, फर्स्ट प्राइज का जो अमाउंट है उसको ₹A रख लो। इसी तरह से मैं बोलूँ यार व्हाट इज द प्राइस ऑफ द सेकंड, अमाउंट ऑफ द सेकंड प्राइज, तो आप क्या बताओगे सर जी A-20। क्यों A-20? क्योंकि 20 रुपीज़ कम हो रहा है ना हर प्राइस का अमाउंट। तो फिर मैं ऐसे बोलूँ थर्ड प्राइस का अमाउंट, तो ये जो सेकंड प्राइस आया है इसमें से और 20 माइनस कर दो तो यहाँ पर -40 बैठ जाएगा, ठीक है। ऐसे लिखना ना आपने, A-20 सेकंड है, इसमें से और 20 कम करने तो A-40 बैठ। बस ऐसे चलते जाओगे चलते जाओगे चलते जाओगे चलते जाओगे चलते जाओगे तो 7 प्राइजेस तक आपने पहुंच जाना, ठीक। अब जो टोटल प्राइस है वो कितना है 700, यानी ये जो फर्स्ट प्राइस है, ये जो सेकंड प्राइस है, जो थर्ड प्राइस है, इन 7 प्राइजेस को अगर मैं प्लस करूंगा, इनके अमाउंट को मैं प्लस करूंगा तो वो किसके बराबर बैठेगा 700 के बराबर बैठेगा। तो आप ऐसा लिख सकते हैं कि हेयर सम ऑफ 7 प्राइजेस, सम ऑफ 7 प्राइजेस इज इक्वल टू व्हाट सर जी 700। अब सम ऑफ 7 प्राइजेस जो चल रहा है तो इसमें देखें ये जो हमने सीक्वेंस बनाई है इसको आप बोल सकते हो इट इज एन एपी। ये एक एपी है जिसकी फर्स्ट टर्म ए है और इसका जो कॉमन डिफरेंस है वो कितना चल रहा है, कम हो रहा है ना, कॉमन डिफरेंस चल रहा है -20 का। तो आप ऐसा कर सकते हैं सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस कर लो, तो कॉमन डिफरेंस चल रहा है -20 का और फर्स्ट टर्म इसकी हमने ए लेट कर ली। तो आपने भाई साहब यहाँ पे फॉर्मूला लगाना ये वाला n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है 700। बताइए n कितना है, प्राइजेस कितने सर जी 7, a कितना है सर वो तो a ही है, n कितना है सर जी 7, कॉमन डिफरेंस कितना है -20। तो क्या बचा यहाँ से, क्या फाइंड हो जाएगा, यहाँ से तो a ही निकलेगा ना, ये a निकल यानी फर्स्ट प्राइस का अमाउंट निकल जाएगा, सबका निकल जाएगा। चलिए 7/2 तो यहाँ पर आ गया 2a प्लस यहाँ पे 6 -20, कैलकुलेशन करते जाइए 700
तो भाई ये जो 7/2 है इसको उठा के ले जाओ 700 की तरफ, तो बताए रेसिप्रोकल हो जाता है, वहाँ जाके मल्टीप्लाई में चला जाएगा। और इसका चलो सिंपल कैलकुलेशन है 120 बना लो, नहीं तो मैं कॉमन लेने में विश्वास रखता हूँ। 2 और 6 में 2 कॉमन ले लेना तो और रिड्यूस कर देता है चीज़ों को। फिलहाल यहाँ पे काफ़ी छोटी कैलकुलेशन है, देखो इसने काट दिया इसको 100। अब यहाँ से देखो मैं कॉमन ले ही लेता हूँ, देखो कितना मज़ा है यहाँ पे। 2 कॉमन ले लिया मैंने, 100 × 2 बचाओ, ये 2 कैंसिल हो गया। ए इक्वल टू कितना आया सर 100 + 60, तो ए कितना बैठा 160, दैट्स ऑल। तो फर्स्ट प्राइस कितना आ गया, अब लिखते जाओ। अमाउंट फॉर द फर्स्ट प्राइस ये आ गया 160, फिर अमाउंट फॉर द सेकंड प्राइस 20 कम कर दो 140, फिर थर्ड के लिए ऐसे लिखते जाओ 20 कम करते जाओ, ठीक है 120, फिर फोर्थ के लिए फिर 20 कम कर दो 100, फिर फिफ्थ के लिए फिर 20 कम कर दो 80, फिर सिक्स्थ के लिए फिर 20 कम कर दो 60, फिर सेवन्थ के लिए फिर 20 कम कर दो 40। तो भाई साहब ये 7 प्राइजेस का अमाउंट हमने निकाल दिया। अब देखना एक चीज़ यहाँ पे, इन 7 प्राइजेस के अमाउंट को प्लस करना, ये 700 ही बनना चाहिए। अगर ये 700 नहीं बन रहा है तो इसका मतलब ये जो आपने ए निकाला है यहाँ कुछ गड़बड़ कर दिया आपने, ठीक है। इनको प्लस करके एक बार आप देख भी सकते हो, वो कर लेना, ठीक है। नाउ द क्वेश्चन नंबर 17, वेरी इंटरेस्टिंग। कह रहा है इन अ स्कूल स्टूडेंट्स थॉट ऑफ प्लांटिंग ट्रीज इन एंड अराउंड द स्कूल टू रिड्यूस एयर पोल्यूशन। बहुत बढ़िया आइडिया, बहुत बढ़िया आइडिया। आप भी भाई वृक्ष लगाया करो दाएं बाएं अपने घर के आगे पीछे, स्कूल के आगे पीछे, एयर पोल्यूशन जो बढ़ता जा रहा है वो थोड़ा कम हो। ओके, इन्होंने भी वही किया, चलो ठीक है, वेरी गुड। It was decided that the number of trees that each section of each class will plant will be the same as the class, okay, in which they are studying, ठीक है। For example, a section of class 1 will plant 1 tree। अच्छा, कहानी कुछ इस तरह से है कि आप जिस क्लास में हो उतने ही ट्री लगाने हैं। जैसे आप 10th क्लास में हो तो आपने 10 ट्रीज लगाने हैं, ठीक है। आप 10th क्लास में हो, आपने 10 ट्रीज लगाने, ये इसका स्टेटमेंट का मतलब हो गया। कह रहे देयर आर 3 सेक्शंस फॉर ईच क्लास, ओके। सभी क्लासेस का कितना कितना सेक्शंस है, 3। जैसे आप 10th में हो तो आपकी 3 सेक्शंस हैं, ए सेक्शन, बी सेक्शन, सी सेक्शन, 3 सेक्शन है। तो अगर आप 10th में हो, आपने 10 ट्रीज लगाने हैं, एक सेक्शन है, तो 3 सेक्शन है, फिर कितने लगाने हैं, 3 × 10 यानी 30 ट्रीज तो भैया 10th वाले ही लगा देंगे। अब ये स्कूल कहां से कहां तक है, क्लास 1 to 12th, 12वीं तक चलेगा जी पूरा सिस्टम। हाउ मेनी ट्रीज विल प्लांट बाय द ट्रीज, इट इज ऑब्वियस बाय द स्टूडेंट्स, इट इज ऑब्वियस। सभी क्लासेस के जो ट्रीज जितने जितने बने उनको प्लस करना, यानी हमें सम निकालना है। तो यहाँ पर कुछ सीक्वेंस बनने वाली है, वो आप ऐसा देख सकते हैं। आप ऐसा लिखें, ट्रीज प्लांट बाय फर्स्ट क्लास, क्लास 1। तो फर्स्ट क्लास जो होगी 3 सेक्शन है उसकी होंगी, तो फर्स्ट क्लास में कितने ट्री लगाने उन्होंने, 1 ट्री, तो 3 सेक्शन है, तो आप ऐसे ले सकते हैं सर 1 × 3 से 3। इसी तरह से ट्रीज प्लांट बाय क्लास सेकंड क्लास कितनी सेक्शन, 3, सेकंड क्लास 3 सेक्शन, कितने ट्रीज लगे, 6 ट्रीज। इसी तरह से थर्ड क्लास 3 ट्रीज, सेक्शन कितनी, 3 × 3 9। फोर्थ क्लास कितने ट्रीज लगाने, 3 सेक्शंस कितनी, सॉरी फोर्थ क्लास 4 ट्रीज लगाने और सेक्शंस कितनी, 3 12। तो भाई ये सीक्वेंस चलती जा रही है। अब 12th का भी हम यहाँ पे लिख लेते हैं, ऐसे चलते जाओगे, आप लिखोगे सर ट्रीज प्लांट बाय क्लास 12th। अब क्लास 12th वाले कितने ट्रीज लगाएंगे, कितने ट्री लगाने एक क्लास ने, 3। सेक्शन कौन सी है, क्लास कौन सी है, 12th, तो 12 × 3 दैट इज 36। अब देखें टोटल जो हमारे पास सीक्वेंस बनी है उसको समझते हैं। पहला क्या है, 3, ठीक है, 3, फिर 6, फिर 9, आगे देखो क्या चल रहा है, देखो फिर 12, फिर ऐसे चलते गए 36। क्या आप ऑब्जर्व कर पा रहे हैं ये क्या है, यस इट इज एन एपी। भाई एपी ही होगी ये, इट इज एन एपी, जिसकी फर्स्ट टर्म क्या है 3, कॉमन डिफरेंस कितना चल रहा है सर जी 3 का चल रहा है, यू कैन सी। और इसकी लास्ट टर्म भी पता चल गई है, 36। अब इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, दैट यू कैन आल्सो टेल। देखो फर्स्ट क्लास से 12th क्लास है, तो नंबर ऑफ टर्म्स तो वैसे ही पता चल रही है ना सर, 12 टर्म्स हैं इसमें, ठीक है। अब यहां पर सिंपल यार टोटल नंबर ऑफ ट्रीज फाइंड करने, यानी आपको सम फाइंड करना है, ठीक है। तो छोटा वाला फॉर्मूला लगाओ, रीजन लास्ट टर्म पता है, दैट्स ऑल। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हमने जान ली, 12 टर्म्स है, तो एंड हमका 12 आ गया। ए फर्स्ट टर्म आपकी 3 आ गई और लास्ट टर्म आपकी
12, सॉरी लास्ट टाइम आपकी 36 आ गई, दैट्स ऑल। अब इनको प्लस कर लो, कैलकुलेट कर लो। 6 सर 39 कर लो मल्टीप्लाई, सर 9 6 54, सर 5 कैरी, 6 3 सर 18, 5 सर 234। तो जब 234 ट्रीज लगेंगे आपके अगल बगल में तो भाई कितना पोल्यूशन कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये थे आज के क्वेश्चंस, इतने ही रखेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम इस एक्सरसाइज को पूरा कंप्लीट कर देंगे और आने वाले क्वेश्चंस काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसी तरह के स्टेटमेंट वाले ही। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और मैथमेटिक्स की प्रैक्टिस करते रहें। बाय बाय।